Hello guys, welcome back to UPSC Grip and we are going to study about the reconstruction in Germany. So हिटलर ने अब क्या किया, हिटलर ने एक ऑफिशियल इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट कर लिया जिसका नाम था जल्मर स्केच। तो इनको हिटलर ने अपॉइंट कर लिया। क्यों अपॉइंट किया? हम देख रहे हैं कि जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ही डाउन हुई जा रही है। जब वेइमर रिपब्लिक थी तो पूरी तरह से इकोनॉमी जर्मनी की क्रैश हो चुकी थी। इनफैक्ट यूएसए की इकोनॉमी क्रैश होने की वजह से पूरे वर्ल्ड की ही इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। तो हिटलर ने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जिसका नाम था जल्मर स्केच, और इनको हिटलर ने कहा कि तुम कुछ भी एक ऐसा प्लान लाओ, एक ऐसा प्रोग्राम लाओ जिससे तुम इकोनॉमी को और अच्छा कर पाओ, इकोनॉमी को डेवलप कर पाओ। तो यहाँ पे जल्मर स्केच ने वही किया। यहाँ पे इसने एक प्रोग्राम लाया, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, जो कि स्टेट फंडेड था, मतलब गवर्नमेंट फंडेड ही था। और इस प्रोग्राम की मदद से उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जर्मनी में, लोगों को नौकरियाँ वापस मिली। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या हुआ, जर्मनी में सुपर हाईवेज बने, साथ ही जो फेमस कार है जर्मनी की जिसका नाम आपने सुना होगा द वोल्क्सवैगन, ये भी जर्मनी में बनाई गई। यहाँ पे पोस्टर्स, हिटलर ने ऐसे पोस्टर्स बना के डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस पोस्टर में क्या लिखा है, योर वोल्क्सवैगन, ठीक है, मतलब तुम्हारी वोल्क्सवैगन। इस पोस्टर के माध्यम से हिटलर मिडिल क्लास वालों को ये बताना चाहता था कि कार में बैठना अब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास भी खुद की कार आ सकती है, मैं जर्मनी को इतना डेवलप कर दूंगा। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर अक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। अब हिटलर जो भी फॉरेन पॉलिसी लगाता था, मतलब जिस भी देश पर वो अटैक करता था उसको वो तुरंत जीत लेता था, उसमें भी उसको बहुत सारी सक्सेसेस मिल जाती थी। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, reoccupied the Rhineland and in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाल दिया 1933 में। इसने कहा अब मुझे और लीग ऑफ नेशन का हिस्सा बन के नहीं रहना है, ठीक है। फिर जो राइनलैंड वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी से छीन लिया गया था, हमने देखा था कि राइनलैंड जो पोर्शन है जर्मनी का, उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स और कोल पाए जाते हैं। तो ये जर्मनी से छीन लिया गया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी कंपेंसेशन पे नहीं कर पा रहा था, है ना। तो ये जो पोर्शन था जर्मनी का, इसको हिटलर ने वापस से जीत लिया। साथ ही में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को हिटलर ने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब एक ही कंट्री बना दिया। हमने देखा ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था, लेकिन हिटलर कभी भी ऑस्ट्रिया और जर्मनी को अलग अलग नहीं मानता था, वो एक ही मानता था। और उसने स्लोगन क्या दिया लोगों को कि वन पीपल, वन एम्पायर और वन लीडर, ये स्लोगन दिया लोगों को। हिटलर का ये स्लोगन हुआ करता था। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। अब इसने सुडेटनलैंड भी जीत लिया और चेकोस्लोवाकिया को भी जीत लिया, ठीक है। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब इन सब चीज़ों में हिटलर को कौन सपोर्ट कर रहा था? इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था। क्यों इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि इंग्लैंड का ऐसा मानना था कि जो वर्सेल्स ट्रीटी हुई थी, जिसमें जर्मनी को बहुत अपमान सहना पड़ा था, ये ट्रीटी बहुत ही हार्श थी, है ना, बहुत ही कठोर थी और जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा इंग्लैंड का मानना था। इसीलिए इंग्लैंड क्या कर रहा था, सारे फॉरेन कंट्रीज़ को जीतने में हिटलर की मदद कर रहा था। आपने सुना होगा कई बार हिटलर का एक सपना हुआ करता था। हिटलर का सपना ये था कि वो पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है सबको वो जीतना चाहता था और सबका किंग बनना चाहता था, ठीक है। वो इंडिया में भी आया था इंडिया को जीतने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को वो जीत नहीं पाया था। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। अब हिटलर यहाँ पे भी नहीं रुका। Sketch had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing। अब हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया था जिसका नाम क्या था, स्केच। ये स्केच क्या बोलते हैं हिटलर को कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रीआर्मामेंट में लगाने चाहिए, मतलब आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना चाहिए। बट हिटलर क्या बोलता है, हिटलर बोलता है कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब हिटलर क्या बोलता है, जो मैं बोलूँगा वही सही रहेगा और तुम जो बोलोगे वो मतलब
उसकी कोई कदर नहीं है ना। भले ही हिटलर ने ही इसको अपॉइंट किया था, बट हिटलर उसी के फैसले को मानने को तैयार नहीं था। स्केच हैड टू लीव हिटलर, तो फिर स्केच को अपनी बात से मुकरना पड़ा ऑफ कोर्स। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हिटलर ने हर जगह पे, जब भी हिटलर को कोई भी प्रॉब्लम आती थी, वो एक ही चीज़ को सिलेक्ट करता था, वॉर। अगर पीस है, अगर अच्छे से किसी चीज़ को उठाया जा सकता है बातचीत से, और दूसरा तरीका क्या होता है, वॉर से। या तो तुम वॉर करके सुलझा लो, झगड़े करके सुलझा लो, या फिर अच्छे से बातचीत करके सुलझा लो। तो हिटलर क्या करता था, हमेशा वॉर को ही सिलेक्ट करता था। हिटलर को शांति से कोई मतलब ही नहीं था। रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी। अपनी टेरिटरी को, अपने लैंड को, मतलब जर्मनी को हिटलर जो है वो एक्सपांड करते जाता था। वो अलग अलग देशों को एक्वायर करता था। पहले तो दूसरे देशों पे अटैक करता था, और फिर जर्मनी की बॉर्डर को वो इंक्रीज़ करते जाता था। ठीक है। इन सेप्टेम्बर दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। इसकी वजह से क्या हुआ, नहीं, सितंबर 1939 में क्या होता है, जर्मनी पोलैंड को इन्वेड कर देता है, मतलब पोलैंड को अपने कब्जे में कर लेता है। यहाँ पे देखिए मैप है जर्मनी का, ये है जर्मनी, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है पोलैंड। ठीक है। अब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। इस वजह से क्या हुआ, फ्रांस और एक देश है यहाँ पे इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी से लड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि पोलैंड को जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया, तो अब ये पूरा जर्मनी हो गया। इसमें क्या होता है, फ्रांस और यहाँ पे है इंग्लैंड, ये इन दोनों को ही टेंशन आ गया कि जर्मनी तो हम पे भी अटैक कर सकता है। इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ हो गए। ठीक है। इन सितंबर 1940 अ tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. अब ये क्या करता है, हिटलर 1940 में एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन करता है, मतलब एक संधि करता है जिसमें हिटलर की पावर और बढ़ जाती है। Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. अब क्या होता है, हिटलर को सपोर्ट करने वाले जितने भी सिम्बॉल्स थे वो सब पूरे यूरोप में लगाए जाते हैं, सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, पूरे यूरोप में वो लगवा देता है। ठीक है। और हिटलर बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है टिल द एंड ऑफ 1940। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ एक्वायरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर आगे बढ़ता है, जर्मनी के आसपास के इलाकों को तो वो जीत लेता है, अब वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ता है। यूरोप के ईस्टर्न पार्ट को वो जीतना चाहता है, मतलब रशिया वगैरह के पार्ट को, रशिया हो गया, चाइना हो गया। ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। वो क्या चाहता था, उसका ऐसा मानना था कि जर्मन के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही प्योर है। ठीक है, उनकी जो रेस है वो जैसे दिखते हैं वो लोग बहुत ही प्योर है, तो इनको रहने के लिए बहुत बड़ी जगह देनी चाहिए और खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सामान प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, इसीलिए हिटलर क्या चाहता था, वो ईस्ट यूरोप को जीतना चाहता था। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। जून 1941 में हिटलर ने क्या किया, रशिया पे यानी सोवियत यूनियन पे अटैक किया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए जर्मनी है। ठीक है, ये है हमारा जर्मनी। अब क्या है, यहाँ पे जर्मनी का रशिया है, यहाँ पे क्या है, रशिया, और एक तरफ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी है, ये रशिया है और ये ब्रिटेन है। क्या हो रहा है, जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया, बट जर्मनी ने क्योंकि यहाँ के पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस भी यहाँ पे जर्मनी से बहुत ही रूठे हुए थे, तो इन दोनों ने जर्मनी से यहाँ पे अटैक किया। लेकिन जर्मनी की सब आर्मी तो रशिया में अटैक करने में बिजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जर्मनी बीच में पूरी तरह से फंस जाता है ना। मतलब जर्मनी का ईस्टर्न बॉर्डर भी बिजी हो गया, ईस्टर्न बॉर्डर भी बिजी हो गया, और जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये भी बिजी हो गया। अब दोनों तरफ से जर्मनी को क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इस उलझन में जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिकेटेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टेलिंगराड। अब सोवियत रेड आर्मी जो है जीत जाती है, मतलब
जर्मनी जो रशिया से फाइट कर रहा था ना, अब जर्मनी तो ऑलरेडी दोनों साइड से कंफ्यूज था कि यहाँ से भी अटैक हो रहा है, यहाँ से भी अटैक हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन जीतेगा बताओ, जर्मनी जीतेगा या रशिया जीतेगा? ऑफ कोर्स रशिया जीतेगा। रशिया को तो सिर्फ जर्मनी से ही लड़ना है ना, पर जर्मनी को रशिया से भी लड़ना था और इधर इंग्लैंड से भी लड़ना था, इसीलिए फाइनली कौन जीतता है? यहाँ पे रशिया जीत जाता है। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। उसके बाद रशिया जीत जाता है और रशिया क्या करता है, जर्मनी में आके बर्लिन को भी अपने कब्जे में कर लेता है। जर्मनी का कैपिटल हुआ करता था बर्लिन, ठीक है, तो बर्लिन को भी अपने कब्जे में कर लेता है और साथ में ये बहुत समय तक जर्मनी में रूल करता है। मीनवाइल द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। अब यूएसए ने वॉर में आने से मना कर, जैसे कि इकोनॉमी पहले ही डूबी हुई है और क्या वॉर में आएगा वो। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉस्ट। बिल्कुल वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहता था यूएस, इसलिए यूएस ने बोला इस बार मैं वॉर में नहीं आऊँगा। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। बट बहुत समय तक यूएस वॉर से बाहर नहीं रह पाया। देखो यूएस जो है वो वॉर में नहीं आना चाहता था, बट फिर भी बहुत समय तक वो वॉर से बाहर नहीं रह पाया। क्यों ऐसा? जापान वॉज एक्सपांडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान क्या कर रहा था, यूएस की तरफ आ रहा था। जापान ने प्लान बना लिया था कि हम तो यूएस पे आक्रमण करेंगे। अब देखो कोई हम पे आक्रमण करे, अटैक करे, तो हम क्या शांत बैठेंगे? नहीं, हम उसको पलटवार जवाब तो देंगे। तो यूएसए ने भी वही किया। यूएसए वॉर में नहीं आना चाहता था, पर जब जापान ने यूएसए पे अटैक किया तो यूएसए को ना चाहते हुए भी वॉर में आना ही पड़ा। यूएसए को भी बदले में अटैक करना ही पड़ा। It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific। अब जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना को मतलब इंडिया और चाइना के कुछ पोर्शन को उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। और यूएस के मतलब अमेरिका में जो नेवल फोर्सेस है, नेवल फोर्सेस मतलब जो होते नहीं है नेवी में जो होते हैं, तो नेवी के जो फोर्सेस हैं अमेरिका के, उस पर अटैक करने की प्लानिंग कर चुका था जापान। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, US entered the Second World War। अब जापान क्या करता है, यूएस का एक पोर्ट होता है पर्ल हार्बर, ठीक है, जहाँ पे जहाज़ वगैरह रुकते हैं ना, वो पोर्ट होता है पर्ल हार्बर। तो जापान क्या करता है, पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। जैसे ही जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो अमेरिका तो शांत बैठेगा नहीं, तो अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में, ये जो पूरा यहाँ पे वॉर चल रहा है ना जर्मनी का रशिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, फिर जापान अटैक कर रहा है, ये सब वर्ल्ड वॉर 2 है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में आना ही पड़ता है इसको, किसको? यूएसए को। द यूएसए एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वॉर एंडेड इन मई 1945। तो मई 1945 में ये वॉर ख़त्म हो जाता है। हिटलर यहाँ पे हार जाता है। यूएस जो है हिरोशिमा जो होता है जापान में, वहाँ पे ये एटम बॉम्ब ड्रॉप करता है, मतलब एटम बॉम्ब डायरेक्ट फेंक देता है। और वो एटम बॉम्ब इंडिया ने ही बनाया था, है ना, ये भी आपको पता होगा। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी नाउ रिटर्न टू हेलमट एंड हिज फादर स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। अब हमने स्टार्टिंग में एक स्टोरी पढ़ी थी हेलमट के फादर की, है ना, कि हेलमट के फादर जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो वो क्यों सुसाइड करते हैं, वहाँ पे हमने नहीं पढ़ा था। यहाँ पे हम देखेंगे कि हेलमट के फादर क्यों सुसाइड करते हैं। मैंने आपको पूरी वॉर की सिचुएशन बताई। ये वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर आता है और हिटलर जो है ये पोलैंड पे अटैक करता है, जिसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। फिर क्या करता है हिटलर, जर्मनी रशिया पे भी अटैक करता है, जिसकी वजह से रशिया भी इस पे अटैक करता है। इस तरह से पूरा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। लेकिन हिटलर जो है वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाता है। देखते हैं हम, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में भी हार गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी हार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलमट के फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे हिटलर को। और जैसे ही उन्होंने देखा कि जर्मनी हार चुका है, ठीक है, जैसे ही उन्होंने देखा कि जर्मनी हार चुका है, तो हेलमट के फादर ही नहीं बल्कि जितने भी हिटलर के सपोर्टर्स थे, मोस्ट ऑफ द पीपल ने सुसाइड कर लिया। इनफैक्ट हिटलर ने खुद सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि हिटलर ने कितने बुरे बुरे क्राइम किए हुए थे, कितने लोगों को हिटलर ने मरवाया था, है ना, कितने लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर
पूरा ही मार डाला था, कितने लोगों पे उसने अन्याय किए थे, ये सभी लोग जानते थे। तो अगर हिटलर ज़िंदा रहता, हिटलर के सपोर्टर ज़िंदा रहते, तो जो जीतने वाली कंट्रीज़ थी वो भी उनके साथ वैसा ही सलूक करती जैसा उसने बाकियों के साथ किया था, है ना। कर्मों की सज़ा तो मिलती है। तो यहाँ पे वही बात हो गई, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात हो गई है यहाँ पे। तो हिटलर के पास मुंह दिखाने के लिए भी जगह नहीं थी। हिटलर ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। और ये ऐसे भी सुसाइड नहीं किया, इसने पता है क्या किया था, इसने मरने से पहले क्या किया, जितने भी इसके कागज़ पत्र थे ना इसके पार्लियामेंट में या जहाँ कहीं भी होंगे, इसने सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया। इसने लोगों में पेट्रोल बांट दिया कि तुम गाड़ियों से जाओ और जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितने भी कागज़ है, उन सबको जला दो। मतलब कोई निशान नहीं बचना चाहिए कि मैंने जो भी काम किए हैं वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए जर्मनी के बाहर, और एक निशान भी नहीं बचना चाहिए उसका। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे सबूत हमें मिले जर्मनी से, इसी वजह से हम आज हिटलर को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो है नाज़ी वर्ल्ड व्यू।